हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑटोमेटा थ्योरी मैंने फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का सिलेबस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट लेक्चर 1, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे तो डिवाइडेड और 3-4 पार्ट में, लेकिन मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस एक को बोलते हैं कंप्यूटेशनल थ्योरी और दूसरा है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ठीक है, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब जैसे कि है डिवाइड किस तरह से किया गया है, जैसे आपका कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर सोल्व कर सकते हैं तो कितना इफिशिएंटली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, ये बेसिकली कैप्चर करता है, इट कैप्चर्स द solvability issue with the help of computational model। ठीक है, मैंने ये बेसिकली बताता है कि हम उसको कंप्यूटेशनल मॉडल से सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद कम्प्लेक्सिटी थ्योरी है, ये कैप्चर करता है कि हाउ इफिशिएंटली a problem can be solved। मैंने उसको हम इफिशिएंटली कितने इफिशिएंटली सोल्व कर सकते हैं। अब जहाँ इफिशिएंसी का बात है तो इफिशिएंटली का मतलब है कि कितने रिसोर्स यूज किया जाएगा। अब रिसोर्स का मतलब है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटेशनल मॉडल में रिसोर्स 2 ही चीज़ होते हैं, एक होता है मेमोरी, दूसरा होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब है टाइम एंड दूसरा है मेमोरी का मतलब है स्पेस। टाइम कम्प्लेक्सिटी, दूसरा है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। मतलब कौन सा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको कितना सीपीयू टाइम लगा और कितने देर उसको माने कितना मेमोरी स्पेस लगा। तो ये बेसिकली ये है, जितना कम टाइम लगेगा उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी उतना कम होगा, उसका इफिशियंसी उतना ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्सिटी थ्योरी आ गया दूसरे तरफ। तो आपका जो ऑटोमेटा थ्योरी है, या कह सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज और ऑटोमेटा थ्योरी, वो इस पार्ट में आता है। जो आपका फ्लैट है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, वो इस पार्ट में आता है। और इस पार्ट में हम लोग आगे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, वो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी के पार्ट में जाता है। वहाँ हम लोग किसी प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, वो कितना उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे मान लिया जाए एक प्रॉब्लम है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो सॉर्टिंग तो बहुत तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लेस कम्प्लेक्सिटी लेता है, कौन सा कम माने ज़्यादातर टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है। जैसे मान लेते हैं कि एक इंसर्शन सॉर्ट है, तो इंसर्शन सॉर्ट n² लेता है टाइम कम्प्लेक्सिटी इन एवरेज। लेकिन अगर सॉर्टेड नंबर को सॉर्ट करना है तो वो ऑर्डर ऑफ n में मतलब उसका कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा, थीटा ऑफ n होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही दूसरा है क्विक सॉर्ट, अब क्विक सॉर्ट में एवरेज केस क्या होता है n log n। लेकिन अगर उसमें अगर हम किसी सॉर्टेड एलिमेंट को माने कि सॉर्टेड एरे को ही सॉर्ट करेंगे तो उसका कम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि मतलब कि आपका प्रॉब्लम कैसा है, उसमें इनपुट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये इफिशियंसी वहाँ टाइम स्पेस वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑटो में ये पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो वहाँ ये सब डिस्कस करते हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल। अब कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है, तो कंप्यूटेशनल मॉडल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा,
दूसरा है फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा है पुश डाउन ऑटोमेटा। तीसरा है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड फोर्थ है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये हम लोग 4 कंप्यूटेशनल मॉडल हम लोग अभी पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी में, जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सोल्व होगा या नहीं, सोल्वेबल है या नहीं, ये इसके थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे आपका है कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से आया है, वो कंप्यूटेशनल मॉडल से आया है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका कंपोनेंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, दूसरा मेमोरी एंड प्लस तीसरा कंट्रोल यूनिट, मतलब जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है प्लस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये बेसिकली अब आपका कंप्यूटेशनल मॉडल का अगर हम डायग्राम बताएंगे तो वो इस तरह से होगा कि आपका ये इनपुट है, इसको हम लोग, ये इनपुट आपको सेल, ठीक है, n नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट बफर। ठीक है, इनपुट बफर। अब हमारा इनपुट बफर को में आपका इनपुट है, ये आपका हो गया कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ सेट ऑफ स्टेट रहता है, जैसे Q0 है, Q1 है, Q2 है, इस तरह से Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 है। ये यहाँ पे है आपका, ये मेमोरी है, ये क्या है, ये भी डिवाइडेड है सेल में। अब हमारा पे ये कंट्रोल यूनिट, इनपुट बफर और ये मेमोरी है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ से कंट्रोल करता है, ये आपका इनपुट में कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा, स्ट्रिंग ए बी बी ऐसा कुछ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये स्टैक का इनिशियल सिंबल है Z0, मतलब कि ये है एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है Z0। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटेशनल मॉडल का रिप्रेजेंटेशन। ये सारे मॉडल को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, जैसे है कि ये स्टेट क्या होता है, स्टेट है आपका, जैसे ये इनिशियल स्टेट कहीं किसी से स्टार्ट हो तो एक फाइनल स्टेट है, यहाँ पे है। अब ये इनिशियल स्टेट से हम स्टेट चेंज कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट रहे, माने कि कुछ दिया रहेगा, कि जैसे मान लीजिए इनपुट कुछ हम कंसीडर करेंगे इस तरह से कि डेल्टा Q0 A गोज टू Q1, ऐसा है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन है। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसके थ्रू जा रहे हैं, इनपुट के थ्रू। Q0 स्टेट पे हैं, आपको इनपुट मिला ये, तो आप जा रहे हैं कहाँ, Q1 स्टेट पे। तो ये ट्रांजिशन है। तो अब ये जो स्टेट है, स्टेट एक्चुअली क्या होता है, स्टेट, ठीक है, ये एक्चुअली होता है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप जनरली एक बीट को स्टोर करता है, ये सबको पता है, एक बीट को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप जनरली। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी फैन को ऑन और ऑफ करना है, ये मशीन इसका अच्छी डिजाइन करना है, तो हमारे पास 2 स्टेट होंगे, Q0 और Q1, एक ही बीट से हो जाएगा ऑन और ऑफ। इस स्टेट पे हैं, मान लीजिए Q0 पे हैं तो ऑन है, Q0 पे हैं, Q1 पे हैं तो ऑफ है। उसी तरह मान लीजिए 4 स्टेट हैं, हमारे पास 2 बीट का जरूरत पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब Q0 पे हैं, Q1 पे हैं, Q2 पे हैं, Q3 पे, इस तरह से है। तो ये हो गया फ्लिप फ्लॉप से हम लोग स्टेट का डिजाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तब हमको रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका मेमोरी नहीं होता है, ये इतना ही होता है, इसमें मेमोरी नहीं होता है, ये इनपुट बफर होता है और ये कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये आपका होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास मेमोरी नहीं है, तो हम लोग किसी चीज़ को मेमोराइज कैसे करेंगे, तो मेमोराइज जो करते हैं वो स्टेट के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है, आपको बताना है कि वो इवन है कि ऑड है, Q0 Q1 2 स्टेट हैं,
इवन होगा या आउट होगा। हमारे पास क्या स्टेट होंगे, 2 ही स्टेट होंगे, इधर इवन होगा या आउट होगा। मान लीजिए डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के लिए आपको 0 1 2 3 2 9 यही होगा डिजिट। अब डिजिट है, मान लिया 0 है तो क्या है, इवन नंबर है। अब ये डबल सर्किल हो गया, फाइनल स्टेट है, 0 है इवन नंबर है, 2 है इवन, 4 6 8। लेकिन जैसे ही अगर आ गया 1 3 5 7 9 तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब ऑड नंबर हम Q1 पे भेज दिए। अब जैसे यहाँ भी अगर इनपुट मिला जी, यहाँ भी अगर इनपुट मिला 1 3 5 7 9 तो ऑड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको अगर इनपुट मिल गया 0 2 4 6 एंड 8 तो फिर से वो इवन हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जो मेमोरी है यहाँ पे वो हम लोग मेमोराइज किससे कर रहे हैं, स्टेट से। कि किस हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ उसका क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लिया Q0 पे है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Q0 पे थे, जिसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर को। ठीक है, Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को। ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर दिए 1 3 4 2 7 9 इस तरह से। अब ये बताना इवन है या आउट है, हम लोग तो जान रहे हैं लास्ट डिजिट है 9, ये आउट है। लेकिन अगर हम इसमें आएंगे मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे 1, ये इनिशियल स्टेट Q0 1 इनपुट दिए, Q1 पे आए, फिर 3 इनपुट दिए, Q1 पे 4 इनपुट दिए, Q0 पे आए 2 इनपुट दिए, Q0 पे है 7 इनपुट दिए, Q1 पे है 9 इनपुट दिए, Q1 पे है। यानी अब ये अल्फाबेट क्या बोलते हैं, ये डिजिट अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप किस स्टेट पे, अगर Q1 पे है तो आउट है, अगर Q0 पे होते हैं तो इवन होते। तो यहाँ पे है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है कि आपके पास मेमोरी नहीं है, इनपुट बफर है और कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, लेकिन अगर पुश डाउन ऑटोमेटा है तो पुश डाउन ऑटोमेटा के को हम लिख सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा इक्वल टू, पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट लेंथ स्टैक 1। अब यहाँ मेमोरी किस फॉर्म में रहता है, स्टैक के फॉर्म में। किस तरह से, अगर पूछा है यहाँ इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से पॉप करेंगे तो यहाँ से पॉप करेंगे। तो ये जो मेमोरी होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टैक के फॉर्म में। इसलिए पुश डाउन ऑटोमेटा में हम लोग को कह सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट लेंथ स्टैक। ठीक है, या सिंपल इनपुट बफर, कंट्रोल यूनिट और एक स्टैक इनफाइनाइट लेंथ का, वो हो गया पुश डाउन ऑटोमेटा। अब उसी तरह है हमारे पास है ट्यूरिंग मशीन, इस पे आएंगे फिर से। तो ट्यूरिंग मशीन को बोलेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा